हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज आपका जो 26 तारीख को जो दोपहर 2 बजे आपके पेपर होने वाला है सामाजिक का पेपर। तो सामाजिक के पेपर में आपकी जो किताब की कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, पेपर में आने वाले हैं, उन सभी की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ओरिजिनल वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। ऐप के ऊपर मैंने आपकी जो 200 प्रश्नों का एक टेस्ट 120 प्रश्नों का एक टेस्ट डाल रखा है, उसको ज़रूर दे देना। और आपकी सामाजिक का जो पेपर हो जाएगा उसके बाद में अब आपको मैं आपके गणित की पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि गणित में उनको कुछ नहीं आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको जो 80 में से 80 नंबर लाना है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको गणित की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इससे पहले आपने जो मैंने एक रात को एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे और 30 मिनट का, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। एक रिवीजन वीडियो है, फुल आपका जो पेपर उसमें से आपके देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में से खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपकी जो 4 किताबें चलती हैं सामाजिक की, तो चारों किताबों के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे चारों किताबों से। तो मैं आपको चारों किताबों के जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, चाहे आपके राजस्थान जीके वाली किताब है उसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल जाएगा और आप आराम से जो 80 में से 80 का जो स्कोर है वो करके आएंगे। और आपके लिए मैंने ये वाला जो वीडियो वो तो मैंने आपके पूरा अपलोड कर रखा है, वो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये आपके जो एक पेपर था वो आपके 2000 जो लास्ट ईयर का पेपर था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो आपने अच्छी प्रकार से इसको कर लिया होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको जो पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर 1 से लगा के लास्ट तक जो चारों किताबें आपके सामाजिक की, उन सभी का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके जो किताब है हमारे अतीत, जो थर्ड पार्ट है, प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ पे, इस पार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें एक जो है वो रेनेल के द्वारा जो तैयार किया गया नक्शे का आवरण, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्लाइव रेनेल ने जो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। ये क्वेश्चन आपके जो यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस है, तो ये तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ब्रिटेनियन है, इसको जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्या माना जाता है, इसको प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेनिया जो है इसको जो प्रतीक माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का, ये वाला जो नाम है आपको अच्छे से याद। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और लास्ट कौन थे? अंतिम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन के साथ में ये खत्म होता है। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी। और ये है वारेन हेस्टिंग, आपने इनका फोटो देखा होगा। ये वारेन हेस्टिंग, ये कब बने थे ये वारेन हेस्टिंग? तो ये 1773 में भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इनका नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ये पहले गवर्नर जनरल थे जो कि 1773 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। फिर आता है आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था? एक 1817 में जेम्स मिल के जो स्कॉटलैंड का जो अर्थशास्त्री वो राजनीतिक था जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में एक भारत का जो ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसका नाम क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक किताब लिखी थी। और इसमें जो इतिहास को जो 3 खंडों में बांटा था। 3 खंड कौन कौन से थे? एक तो हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक ब्रिटिश था। ये तीनों ही खंड आपको अच्छे से याद कर लेना है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था, 1817 में इन्होंने किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इसमें जो अपने जो भारत का जो इतिहास है इसको 3 भागों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फिर आपके एक प्रश्न ये 2023 में आया था, यहाँ से क्वेश्चन ये कि भारतीय जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसके किस दशक में बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था वो 1920 के दशक में बनाया गया था। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और ये जब ये नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। तो ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद करना। ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर हम देख लेते हैं इस किताब के जो पाठ के जो पीछे के प्रश्न सही गलत बताना है। तो पहला आपके कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये आपके जो सही हो जाएगा, 3 कालखंडों में बांटा था, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, यानी कि जो ब्रिटिश है उनको ईसाई थे वो। तो इसका उत्तर आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सरकारी दस्तावेज में हमें जो ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये आपकी जो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह जो शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते थे। ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास को किस तरह के कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्या थी? तो उसको जो 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भागों में बांटा था। ये स्कॉटलैंड का निवासी था जेम्स मिल, और इसने किताब लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसको 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया था। तो इसकी क्या समस्या थी? तो समस्या ये थी कि एक तो ये विभाजन है जो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था,
यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था और इस काल विभाजन का जो उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर उनमें फूट डालना था। ये 3 आप इसमें नाम विशेष तौर पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, फिर आपके दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक की जो कंपनी है, इसका आपको नाम इसमें याद रखना है। तो व्यापार से कंपनी तक, तो ये वाला जो आपके चैप्टर है वो इसमें से आपको एक जो पहला प्रश्न है आपके ये है कि जो सन 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। कब इजाज़तनामा हासिल किया था? तो 1600 ईस्वी में। और कब हासिल किया था? 1600 में। किससे किया था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। फिर आपके आता है वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको वाणिज्य कहा जाता है। एक आपके ये कि पुर्तगाल का खोजी यात्री था वास्को डी गामा। इन्होंने जी 1498 में पहली बार जो भारत पहुंचने का जो समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पुर्तगाल जो था वास्को डी गामा, ये जो सबसे पहले 1498 में भारत में पहली बार जो समुद्री मार्ग से पहुंचा था। फिर आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया था। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो लगी थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे लगी थी। और कंपनी के जो व्यापारी जहाँ से अपना जो काम चलाते थे, इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। और फैक्ट्री में जो वेयर हाउस था जहाँ पर निर्यात करने वाली चीज़ें रखी जाती थी। एक शब्द है ये फरमान। तो फरमान का मतलब क्या होता है? एक शाही आदेश होता है, उसको फरमान कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि कठपुतली क्या होती है? तो कठपुतली खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे जो अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी जो मजाक के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। फिर आता है अपने बक्सर का युद्ध। फिर आता है इसमें आपके प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध क्या है? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1756 में जो अली वर्दी खान की जो मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने थे। तो कंपनी को जो सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था और सिराजुद्दौला की जगह जो एक कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो कि उसे व्यापारिक रियायतें दे। और इस प्रकार से जो सिराजुद्दौला जो उनकी जो बातें मानने को वो तैयार नहीं। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जिसमें जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ जो कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उनके एक सेनापतियों में से जो इनका सेनापति था, गद्दार सेनापति था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र जी इन्होंने इसको धोखा दे दिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उनसे अपने साथ मिला लिया कि वह सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को अपना नवाब बना देगा। इस कारण से जो इसमें जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी। फिर आपके बक्सर के युद्ध की बात आती है। तो बक्सर का जो युद्ध होता है वो 1764 में होता है और उसमें जो मीर कासिम का जो हार होती है तो उसे जो बंगाल से बाहर कर दिया था और मीर जाफ़र को जो फिर आपको नाम याद कर लेना है टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। और हैदर अली का जो है शासनकाल और इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। तो ये हैदर अली इनके पिता थे और टीपू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो एक तो आपको टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने जो 1782 में जो मैसूर के राजा बने थे, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान जो है इनका खिलौना है आपको शेर खिलौना, इसका अच्छी प्रकार से आपको याद रख। फिर आपको एक नाम ये याद रखना है कित्तूर की रानी चन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। तो ये मूर्ति है, ये एक वो महिला है जिन्होंने कित्तूर में जो रानी चन्नम्मा ने जो अंग्रेज़ों का विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेज़ों का क्या किया था? विरोध किया था और आंदोलन किया था। ये कित्तूर फिलहाल कहाँ पर ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर जो यहाँ की रानी चन्नम्मा इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ है जो हथियार उठा लिए थे और आंदोलन किया था। फिर बात आती है पंजाब के जो महाराजा हैं रणजीत सिंह। तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह है, तो इनका नाम आपको याद करना है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे। फिर आपके विलय नीति। तो विलय नीति कौन लाया था? तो विलय की जो नीति लाया था वो आपके लॉर्ड डलहौजी लाया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति लाए थे, अपनाई थी, इनको विलय नीति के नाम से जाना जाता है। फिर एक शब्द आपके ये काजी। काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। मुस्लिम संप्रदाय में जो न्यायाधीश होता है उसको काजी कहते हैं। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है जो कि कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी व्याख्या के आधार पर जो फैसले सुनाता है। फिर आता है आपके महाभियोग। तो महाभियोग इंग्लैंड में जब हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि सदन का जो ऊपरी सदन होता है उसमें व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसको महाभियोग कहा जाता है।
फिर आपके नाम आता है इसमें ये धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो संस्कृति ऐसी करती है जिसमें आपके सामाजिक के तौर तरीकों को बताया गया है। सवार क्या होता है, तो घुड़सवार को सवार कहते हैं। मस्केट क्या होता है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है, इसको मस्केट कहते हैं। मैच लोग क्या होती है, शुरुआती दौर में बंदूक के जिसमें जो बारूद को माचिस से चिंगारी लगाई जाती है इसको मैच लोग कहा जाता है। देखो मैच का मतलब माचिस ही होते हैं, वैसे याद रखें। इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो सिपाही होता है, भारतीय शब्द सिपाही, तो इसमें आर्मी वाले होते हैं, इसको अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते हैं, सिपाही कहते थे। क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। फिर आपके इसमें मिलान करने वाले प्रश्न है कि इसमें जोड़े बनाने हैं, तो इसमें आपके पहला प्रश्न आपके ये कि शेर ए मैसूर ये किसको कहा जाता है। अगर आपको याद है तो ये पहले मिलान कर लो, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। वारेन हास्टिंग कौन थे, तो वारेन हास्टिंग जो थे आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और रानी चन्नम्मा कौन थी, तो कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली रानी चन्नम्मा थी। सिपाही को क्या कहा जाता है, तो सिपोए कहा जाता है, ठीक है, सिपोए। और दीवानी क्या होती है, तो भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता है, उसको दीवानी कहा जाता है। फिर आपके जो अगला जो प्रश्न है वो अपने रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है, शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला प्रश्न आपके ये है इसमें रिक्त स्थान वाला कि बंगाल पर जो अंग्रेज़ों की जीत की जंग से शुरू हुई, तो किसकी जंग से शुरू होती है ये, तो ये जो जंग शुरू होती है वो प्लासी की जंग से शुरू होती है, ठीक है, प्लासी की जंग से शुरू होती है। प्लासी के बाद में ही ये जो अंग्रेज जो काम शुरू कर देते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे ये, तो ये मैसूर के शासक थे। ये हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था, तो डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था, तो डलहौजी ने जो विलय का जो सिद्धांत है वो लागू किया था। तो इसमें हम लिखेंगे ये विलय का सिद्धांत लागू किया था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके विलय वर्ण है। मराठा रियासतों में मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में स्थित है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी की में मजबूत होता गया, तो ये आपको सही गलत बताना है। तो पहला आपके जो गलत हो जाएगा, ये तो कमज़ोर हो गया था, 18वीं शताब्दी में तो कमज़ोर हो गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र नहीं थी, और भी कई सारी कंपनियाँ थी, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो ये आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये सही है। और अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लिए गए कई इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, तो शासकीय बदलाव तो कर दिया, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। फिर आपके तीसरा पार्ट है ग्रामीण क्षेत्र पर जो शासन चलाना, तो इसमें आपकी एक नाम आपको याद करना है, चार्ल्स कार्निवाल, ठीक है, कार्नवालिस। तो चार्ल्स कार्नवालिस को ने इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, उस समय जो ये बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। याद कर लेने का नाम, जो स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे, 1793 में ये थे आपके चार्ल्स कार्निवाल, जो कि उस समय बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि महाल क्या है, तो महाल एक प्रकार की ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व की इकाई है। ये एक गांव या गांव का समूह होती थी, जिसको अपन क्या कहते हैं, महाल कहते हैं। फिर नाम आता है ये मुनरो का, तो ये मुनरो जो थे मद्रास का गवर्नर था ये थॉमस मुनरो, और इसने जो एक नई पद्धति लाई थी इसमें राजस्व वसूलने की, उस पद्धति का नाम क्या है, ये रियतवारी। तो रियतवारी जो नाम दिया गया था वो इसी मुनरो की व्यवस्था के नाम को जाना जाता है। तो जिसमें जो एक अस्थायी बंदोबस्त की जगह पर एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया था, जहाँ पर नई व्यवस्था विकसित की गई, उसको रेतवार या फिर रेतवारी नाम दिया गया था। फिर आपके नेक्स्ट देख रहे हैं बागान, तो बागान क्या होता है, एक विशाल खेत होते हैं जिसमें बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि विषय के बागान का जिक्र इसमें किया गया है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नील की खेती कैसे होती थी, तो नील की खेती के दो तरीके होते थे। पहले तो नीज खेती थी, दूसरी रेती थी। नीज खेती की व्यवस्था बागान मालिक खुद है जो अपनी ज़मीन पर नील उत्पादन करते थे, और या तो जो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरों की ज़मीन पर भाड़े पर लेते थे, और दूसरे मजदूरों से जो नील लगाकर जो काम का नील की खेती करते थे। फिर एक शब्द आता है बीघा, तो बीघा क्या होता है, ज़मीन मापने की एक माप होता है, इसको बीघा कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल के अंग्रेज़ों ने इसका जो क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय किया था। तो ये बीघा जो होता है वो ज़मीन मापने का एक क्या होता है, माप होता है। फिर आपकी ये नील से संबंधित है, तो नील में जो आपके एक वाट होता है। वाट क्या होता है, वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, उसको वाट कहा जाता है। और एक मजदूर होता है जो कि हौद में जो गोल हिलाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके 1800 नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो हुआ था आपके मार्च 1859 में बंगाल के नवाबों ने रेतों को नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। फिर इसमें आपके दे रखा है, इस मिलान करना है इसमें किताब के पीछे के प्रश्न है पाठ के। तो रेयत क्या होता है, रेयत है जो एक रेयत है, महाल है, निज है और खेती है, तो रेयती है। तो ये
चार जो समूह इनका आपको अर्थ यहाँ पे बताना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रेयत की। तो रेयत क्या होता है? रेयत जो होता है वो किसान होता है, इसको क्या कहते हैं? किसान को रेयत कहा जाता है। और महाल होता है, तो महाल क्या होता है? एक ग्राम का जो समूह होता है उसको महाल कहा जाता है। निज क्या होता है? तो निज एक बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती होती है उसको निज कहते हैं। रेयती क्या होती है? तो रेयतों की जो ज़मीन पर खेती होती है उसको रेयती कहा जाता है, ठीक है। और रेयत क्या होता है? किसान को रेयत कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपके यूरोप में वोट उत्पादकों को से अपनी आमदनी में जो गिरावट का खतरा दिखाई दिया। तो और इसमें आपकी जो नील है, ठीक है, तो नील से अपनी जो उत्पादन में आमदनी में जो गिरावट देखने को मिली है। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन की नील की जो मांग है वो किसके कारण बढ़ने लगी थी? तो औद्योगिकरण के कारण जो बढ़ने लगी थी। तो इसमें हम लिखेंगे औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी कि खोज नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा था। तो कृत्रिम रंग की जो खोज हो गई थी, ठीक है, तो कृत्रिम रंग की खोज के कारण जो नील है उसको अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा था। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो नील के जो बागान मालिक थे उनके खिलाफ था। तो नील बागान मालिकों के खिलाफ था, बागान मालिकों के खिलाफ था ये चंपारण आंदोलन। फिर इसमें चौथा पार्ट है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसमें आपके एक नाम याद कर लेना है, बिरसा मुंडा का। तो एक 1895 में जो बिरसा नाम के एक आदमी ने झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमता हुआ देखा गया। तो बिरसा कहाँ घूमते थे? तो झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में देखे गए थे। तो इसमें आपके बिरसा मुंडा का नाम याद करना है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? एक मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजातीय समूह जो कि छोटा नागपुर में रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक दिक्कू शब्द का आपको अर्थ बताना है। दिक्कू शब्द का मतलब होता है बाहरी लोग, ठीक है। दिक्कू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। फिर आपके एक शब्द दे रखा है इसमें आपके प्रति। तो प्रति शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए जो बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके उसको क्या कहते हैं? प्रति ज़मीन कहते हैं। साल क्या? तो साल एक प्रकार का पेड़ है। महुआ एक फूल है जिससे कि खाया जाता है और इसे शराब बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। महुआ जिसको मोहड़ी कहते हैं, देसी भाषा में इसको मोहड़ी कहा जाता है। और महुआ से जो देसी शराब है जो बनाई जाती है। फिर आप इसमें नाम याद कर लेना ये, जैसे पंजाब में जो रहने वाले वन गुज्जर थे, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समूह गाय भैंस का झुंड पालते थे, कुल्लू के गद्दी समुदाय लोग गडरिया होते थे और कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। तो ये सभी जो आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। फिर आपके शब्द हैं ये बेवड़। बेवड़ शब्द आपके 2024 में पूछा गया था। ये 2024 में प्रश्न आया था कि बेवड़ क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो गुमंतु खेती होती है उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? बेवड़ काम में लिया जाता है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। फिर एक शब्द है आपके स्लीपर। तो स्लीपर क्या होता है? स्लीपर लकड़ी के एक क्षैतिज तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। रेल की पटरी के नीचे जो आपने देखा होगा इस प्रकार से डंडे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्लीपर कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि झारखंड के हजारीबाग के पास रहने वाले जो संथाल लोग हैं वो किसका पालन करते हैं? वो रेशम के कीड़े पालने का कार्य करते हैं। तो याद कर लेना, ये एक शब्द है आपके संथाल, जो कि जनजाति जो कि यहाँ रहती है हजारीबाग झारखंड में, और ये रेशम कीट का जो पालन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके ये दोनों जो इसमें कोयले की खान है, बिहार की कोयले की खान है, जिसकी खान जैसे आपकी बिहार का एक तो जरिया है और रानीगंज कोयले खदान है। ये 1920 के दशक में, अभी तो जरिया और ये रानीगंज जो है अपने यहाँ पर झारखंड वगैरह इसमें आता है। फिर आपको नाम याद कर लेना, ये बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था और ये इनका जो दिक्कू जो थे इनसे इनकी लड़ाई हुई थी बाहरी लोगों से। और इसके अलावा जो बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, उनके मिशनरियों का उपदेश सुनने को मौका मिला था। इसके अलावा इन्होंने एक वैष्णव धर्म प्रचारक है, इनके साथ में भी इन्होंने कार्य किया था। वैष्णव क्या होते हैं? जो विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, ठीक है, याद कर लेना। जो वैष्णव जो होते हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि बिरसा राज का प्रतीक है? तो सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक है। और बिरसा की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो हैजे के कारण जो बिरसा की मृत्यु हुई थी। पाठ के पीछे जो रिक्त स्थान के प्रश्न वो देख लेते हैं। अंग्रेजों ने आदिवासियों को रूप में वर्णित किया, तो इन्होंने जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे जंगली, ठीक है, जंगली और बर्बर, जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो बिखेरना कहा जाता है। बीज जो बोया जाता है उसको बिखेरना कहते हैं, उसको बिखेरना कहते हैं। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि को बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया था। तो भूमि का जो स्वामित्व वो मिल गया था, भूमि का स्वामित्व मिल गया था। असम के जो चाय के बागान हैं, चाय के बागान और बिहार की कोयलों में
बिहार की कोयले की खदानों में जो काम करने वाले आदिवासी जाने लगे थे। तो असम के जो चाय के बागान, असम की क्या थे, चाय के बागान थे, और बिहार की क्या थी, कोयले की खदानें थी, कोयले की खानें। ठीक है, तो कोयला खानों में जो काम करने के लिए जाने लगे थे आदिवासी। फिर आपको सत्य असत्य बताना है। तो झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। इसमें बीज को रोपा नहीं जाता है, बिखेरा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके गलत हो जाएगा। दूसरा कि व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर जो 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं पर यकीन न करें, तो ये बिल्कुल जो सही बात है। अंग्रेज आदिवासियों को जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये आपके गलत है। फिर आपके अगला पार्ट है ये, जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। तो फिरंगी शब्द का इसमें आपके अर्थ पूछा गया। तो फिरंगी शब्द का अर्थ होता है विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिर आपके अगला पार्ट है ये, छठा पार्ट है, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसमें एक शब्द है भाषाविद। तो भाषाविद का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो भाषाओं का जानकार होता है, विद्यार्थी होता है, उसको भाषाविद कहा जाता है। तो प्राच्यवाद की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो प्राच्यवाद परंपरा की जो शुरुआत की थी वो 1783 में जो विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात हुए थे, और कानून में माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। फिर नाम आता है हेनरी टॉमस कोलब्रुक का। तो ये संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बहुत ही बड़े विद्वान थे। फिर एक शब्द आता है आपके प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी क्या होता है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, प्राच्यवादी कहा जाता है। मुंशी कौन होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है उसको मुंशी कहा जाता है। फिर एक आपके शब्द है वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, एक शब्द है जो कि आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी जो शासक होते हैं उनकी भाषा में अंग्रेजी के बीच में जो फ़र्क को चिन्हित करने का इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और मदरसा क्या होता है, मदरसा सीखने का स्थान होता है, जो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह है जो किसी तरह से स्कूल या फिर कॉलेज का कोई संस्थान हो सकता है जहाँ पर जो सिखाया जाता है। पहला मदरसा कहाँ खोला गया था, तो 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा है जो खोला गया था। और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। फिर आके एक शब्द है आपके वुड डिस्पेच। तो वुड डिस्पेच क्या है, 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था और कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड का नीति पत्र या फिर वुड डिस्पेच के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि सेरामपुर में मिशन की जो स्थापना वो किसने की थी, मदद किसने की थी, तो ये स्कॉटलैंड का सही प्रचारक था ये विलियम। तो विलियम कैरे ने जो सेरामपुर मिशन की जो स्थापना करने में मदद की थी। तो सेरामपुर कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर ये सेरामपुर कॉलेज स्थित है। फिर आता है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की जो स्थापना टैगोर ने की थी, कब की थी इसकी स्थापना, वो 1901 में इन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी। शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी, टैगोर ने की थी। टैगोर का मतलब यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। तो पहला प्रश्न आपका इसमें कि मिलान करना, इसमें जोड़े बनाना है। विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स कौन थे, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने वाले थे विलियम जोन्स। तो ये इसका दूसरे से मिलान कर लेंगे, विलियम जोन्स का सेकंड हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। थॉमस मैकॉले, तो थॉमस मैकॉले जो थे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन किया था। महात्मा गांधी, इन्होंने जो प्राकृतिक परिवेश में यानी कि मातृभाषा में शिक्षा की इन्होंने वकालत की थी। और पाठशालाएँ जो थी वो कैसी थी, एक मिनट, महात्मा गांधी जो थे इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे वो, और पाठशालाएँ प्राकृतिक परिवेश में शिक्षाएँ देती थी। फिर आपके अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताना है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो ये आपके सही हो जाएगा। 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पेच इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो ये आपके इसमें सत्य हैं। महात्मा गांधी ये मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये आपके गलत हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनाना ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, तो ये भी आपके गलत है, बच्चों पर सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आपके नेक्स्ट है 7वां पार्ट है महिलाएं जाति एवं सुधार। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट है ये एक तो जो प्रश्न आपके इसमें से बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर नाम आता है इसमें आपके दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। फिर आपको नाम याद करना है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे की किताब है स्त्री पुरुष की तुलना। ठीक है, ताराबाई शिंदे की किताब क्या है? स्त्री पुरुष की तुलना, ये ताराबाई शिंदे की किताब है। ठीक है, तो याद कर लेना, ताराबाई शिंदे की किताब है स्त्री पुरुष की तुलना नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें जो पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्क की आलोचना की गई थी। और पंडिता रमाबाई कौन थी? तो पंडिता रमाबाई जो थी वो एक संस्कृत की महान पंडित विद्वान थी और इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ऊंची जातियों को हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब इन्होंने लिखी थी। फिर आपके बाल विवाह निषेध जो अधिनियम आया था, जिसमें आपके 1929 में आया था और इसमें लड़के लड़की की जो विवाह की आयु थी वो 18 से कम करके जो 16 वर्ष कम कर दी थी। और वर्तमान में जो ये 21 साल लड़के की है और 18 साल है जो लड़की की है। विवाह की जो न्यूनतम आयु है लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष है। फिर आपको इसमें ये आदिवासी समुदाय हैं, ये मदिगा समुदाय हैं जो कि 19वीं सदी में जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो कि जूता बनाने का कार्य करते थे। फिर नाम आता है ये ज्योतिराव फुले का। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जो है, इन्होंने जो गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। एक तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, गुलामगिरी इनकी किताब है। और इन्होंने जो ये निम्न जातीय नेताओं की, ज्योतिराव फुले की जो सबसे मुख्य नेताओं में से एक इनकी गिनती की जाती है। और 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले की ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। इन्होंने किताब कब लिखी थी? तो गुलामगिरी जो है, गुलामी वाली, ये फुले ने लिखी थी 1873 में। ये 1873 में इसकी डेट आपको याद करनी है। और इससे पहले लगभग जो 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था और जिसमें जो फलस्वरूप अमेरिकी में दास प्रथा को ख़त्म कर दी गई थी। तो फुले ने अपनी इस किताब में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। एक ये पेरियार के थे ईवी रामास्वामी नायंकर, इनका भी नाम आपको याद कर लेना है। ये पेरियार के नाम से परिचित थे, ईवी नायंकर, रामास्वामी नायंकर। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे और प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। इन्होंने संस्कृत का जो गंभीर अध्ययन किया था और बाद में वो कांग्रेस के सदस्य भी बने थे। पेरियार की किताब का नाम क्या है? तो पेरियार की किताब का नाम है आपके पेरियार चिंता नाइकल। ठीक है, ये इनकी किताब है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि ये ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो उसमें केशव चंद्र जो सेन थे, वो ब्रह्मो समाज की स्थापना करने के मुख्य जो नेता थे उनमें से एक थे। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट नाम आता है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण के नाम पर जो रखा गया था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके नाम पर ही जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो आपके नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इन्होंने जो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा खोला गया था? तो इसके नाम है आपके सर सैयद अहमद खानी के द्वारा जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय खोला गया था। फिर आपके अगला है खालसा कॉलेज कहाँ पे? तो खालसा कॉलेज अमृतसर में स्थित है। फिर आपके प्रश्न ये इनके आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनको अच्छे से ज़रूर देख लेना, जिसमें आपको सही गलत के बारे में बताना है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। कुछ इसमें नाम आपके दे रखे, इनका आपको देखना है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। और सिरेश लिंगम पुतलू, ये आपके कौन थे? तो ये विधवा पुनर्विवाह के संशोधक ये। और ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और फिर नाम आता है पंडित रमाबाई, इन्होंने जो महिला अधिकार के लिए काम किया था और विधवा गृह की स्थापना की थी पुणे में। ये पेरियार कौन थे? तो पेरियार जो थे हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे। और मुमताज़ अली, ये मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए जानी जाती हैं। इस वजह से विद्यासागर ये महिला शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। फिर आपके सत्य असत्य बताना है। तो जब दूसरे का पहला है कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्हें विवाह, गोद और लेने और संपत्ति का अधिकार के बारे में नए कानून बना लिए गए। तो ये आपके सही हो जाएगा। समाज सुधारक को राजनीतिक तौर पर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। सुधारकों को देश के सभी लोगों को पूरा समर्थन मिलता था, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, सभी का समर्थन नहीं मिलता था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, तो ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इसमें संप्रभु का मतलब होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता होती है, उसको संप्रभु कहा जाता है।
फिर प्रचारक कौन होते थे? तो ऐसा व्यक्ति जो सूचना के प्रसार और रिपोर्ट, बैठकों की भाषणों में आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता था, उसको प्रचारक कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट है ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में होता है। 1905 में वायसराय थे करजन, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। फिर आपको नेक्स्ट फैक्ट याद करना आपके इसमें, ये बाल गंगाधर तिलक का, इन्होंने अपना जो मराठी भाषा में एक अखबार निकालते थे जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपके केसरी, जो कि ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक हुआ करता था। फिर आपके इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे और उस समय उनकी जो उम्र थी वो 46 वर्ष थी। नटाल कांग्रेस के जो संस्थापक कौन कौन थे? तो इनके आपके नाम दे रखे इसमें, और इसमें जो स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी 1895 में। फिर आपके शब्द है नाइटहुड। तो नाइटहुड की जो उपाधि होती थी ब्रिटिश राजा और रानी की तरफ से जो किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता की या जनसेवा के लिए दी जाने वाली एक उपाधि होती थी, जिसको हम नाइटहुड के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन हुआ था, और अमृतसर में जनरल डायर ने जो इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर एक शब्द आपके महंत। तो महंत का मतलब होता है सिख और गुरुद्वार में धार्मिक जो करता था तो होता है, उसको महंत कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1927 में जो इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था, तो ये 1927 इसका उत्तर आपको याद करना है। और भारत में जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो एक प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये प्रस्ताव जो पारित किया था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इंकलाब जिंदाबाद की जो नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। तो दांडी मार्च के बारे में आपके पूछे तो दांडी मार्च 1930 में हुई थी, और ये गांधी जी और उसके 78 अनुयायी के साथ में साबरमती आश्रम से जो 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पर जो वहाँ पर जो नमक का कानून तोड़ा था, तो इसको आप याद रखिए, दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है इसको। फिर आपके प्रश्न आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको याद करना है। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बनता है ये, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम है जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे, इनका नाम आपको याद करना है। बाकी पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, वो भी आपको याद करना है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर आपकी किताबें संसाधन वाला पार्ट है, तो इसमें संसाधन वाले पार्ट में आपके एक संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो संसाधन के जो प्रकार आपके अलग अलग दे रखे हैं। एक आपके पेटेंट शब्द का आपको अर्थ बता देना। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहा जाता है? पेटेंट कहा जाता है। और फिर आपके अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी। तो किसी कौशल करने या वस्तु को बनाने का नवीनतम ज्ञान जो होता है उसका अपन प्रौद्योगिकी के रूप में जानते हैं। फिर संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। दो प्रकार के आपके ये दे रखा है। तो प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और जिसमें जो वायु हैं, जल हैं, नदियों का पानी है, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन विस्तृत रूप से दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय वो होते हैं जो कि शीघ्रता से जो पुनर्नवीकृत किया जा सकता है, कुछ असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा असीमित मात्रा में होते हैं, और इनको जो पुनर्नवीकरण में काम लिया जा सकता है। और फिर आपके अनवीकरणीय में वे संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद में इनको वापस पूरा होने में हजारों वर्ष से जो लग जाता है। फिर आते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, तो इनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे पुल है, मशीन है, सड़क है, वाहन है, ये सभी मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। फिर आता है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों की संख्या और योग्यता से हैं, और मानव संसाधन को मानने के लोगों का मतभेद होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि लोगों को जो मूल्यवान बनाने के लिए इसमें कार्य किया जाता है। फिर आता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण को संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर आपको सतत पोषणीय विकास के जो कुछ सिद्धांत हैं उनको याद कर लेना है। जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन की कमी को कम से कम करना, और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। पाठ के पीछे का पहला प्रश्न आपका ये है कि इनमें से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता है? तो संसाधन कौन निर्धारित नहीं करता है?
तो इसमें आपकी जो इसमें मात्रा जो निर्धारित नहीं करता है। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, तो इसमें जो कैंसर के जो उपचार की औषधि वो आपके मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। कथन को पूरा करना है। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनवीकरणीय वे होते हैं जो कि सीमित भंडार वाले होते हैं। फिर आपके अगला पार्ट है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव का संसाधन। तो इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, एक तो ये वाला कि विश्व के जो 90% जो भूमि जनसंख्या भूमि के 30% भाग पर निवास करती हैं। और ये आपको याद करना, 90% जो जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती। फिर मृदा की परिभाषा। तो मृदा क्या होती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण की पतली परत होती है, उसको मृदा कहा जाता है। भूस्खलन क्या होता है, तो भूस्खलन सामान्य रूप से शेल, मलबा, ढाल पर गिरने वाली जो मिट्टी को वृहद रूप से जो भूस्खलन के रूप में जाना जाता है। ये भूकंप, बाढ़, जो ज्वालामुखी के कारण जो होता है, और लंबे समय तक भारी वर्षा के कारण भी भूस्खलन होता है। फिर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपके जनक सेल हो जाएगा, ऊंचा तुंगता और ढाल मृदा संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु व तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका समय की जो मोटाई को निश्चित करता है। फिर ये आपके प्रश्न कि मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन कौन से, तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सभी जो मृदा के निर्माण के जो प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। फिर आपके मृदा का निम्नीकरण और निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। तो संरक्षण का उपाय क्या हो जाएगा आपके, मल्च बनाना, इस प्रकार से मल्च और वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला बनाना और समुच्च रेखीय रोधिका बनाना, ये सभी जो मृदा निम्नीकरण के प्रमुख जो उपाय हैं। फिर आपकी परिभाषा है कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और केवल स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच जो जुड़ा संकरा क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहा जाता है। सही प्रश्न का जो उत्तर इसका आपको चयन करना है, जिसमें आपके दिया गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो मृदा का जो गठन है वो इसमें नहीं होता है, बाकी समय होता है और जैव पदार्थ होते हैं। कौन सी विधि तीव्र ढालों में मृदा अपरदन को रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वेदिका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये तीसरा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, खरीदारी के लिए पॉलीबैग को नष्ट कर देना, ये जो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। फिर आपके अगला प्रश्न मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाले प्रश्न में आपको ये देखना है कि भूमि का जो उपयोग होता है, भूमि का उपयोग वो भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में किया जाता है, वो भूमि उपयोग कहलाता है। ह्यूमस जो होता है वो मृदा के ऊपर जो निक्षेपित जैव पदार्थ होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। चट्टान बांध है, इसमें मृदा प्रदन को रोकने के लिए बनाया जाता है। और फिर जैव मंडल जो होता है वो जैव मंडल जल मंडल और स्थल मंडल वायुमंडल के बीच में जुड़ा एक सकरा क्षेत्र होता है, उसको जैव मंडल कहा जाता है। फिर आपके सत्य बताना है कि भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो सबसे अधिक है जो आबाद प्रदेश है, तो ये वाला आपके सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, कम हो रही है। और तटीय क्षेत्र में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसके बीच में जो फसल को उगाया जाता है, ये भी आपके सत्य हैं। मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन के परितंत्र को सुरक्षित व्यवस्थित रख सकता है, ये आपके असत्य हो जाएगा। फिर आपकी कृषि है, कृषि में आपको जो एक प्राथमिक क्रिया कृषि में आपको याद रखना है। और जो उद्योग होते हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में सेवाओं का सहयोग प्रदान करती हैं। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से, तो आपकी यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद करना है। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती से संबंधित होता है, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर ये रेशम कीट के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। उद्यान उद्योग कृषि को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फिर कृषि कितने प्रकार की होती है, तो कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जो होती है वो अपने जो दैनिक जीवन की जो निर्वाह के लिए की जाती है, दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और दूसरी होती है आपके आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें कि स्थानांतरित कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। फिर आता है आपके झूम कृषि। तो झूम कृषि का जो अलग अलग नाम है इसमें, जैसे अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होता है, मिल्पा मेक्सिको मध्य अमेरिका में होती है, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है।
रोपण कृषि की बात करें तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार जिसमें जो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है और ये रोपण कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। रोपण कृषि जो जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके जो रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण। सुनहरा रेशा के रूप में किसको जाना जाता है तो सुनहरा रेशा जो है वो परसन को जाना जाता है और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। और भारत और बांग्लादेश है जो परसन उत्पादक के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। चाय की बात करें तो बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है चाय और इसकी जो कोमल पत्तियां वृद्धि के लिए जलवायु, ठंडी जलवायु और वर्ष भर जो वितरित वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न आपके ये कि कृषि क्या है तो कृषि है जो फलों, सब्जियों और फूलों को उगाने की पशुपालन से संबंधित जो क्रिया है तो इसको कृषि कहते हैं। प्राथमिक क्रिया है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं तो स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं तो स्थानांतरित कृषि वृक्षों को काट कर भूखंड को जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और उसमें जो राख मिट्टी में मिला दी जाती है और फिर फसल के बीज जो इसको बिखेर दिया जाता है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। रोपण कृषि क्या है तो रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है और बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक विधियों का इसमें उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला की जो फसलें हैं वो इसमें उगाई जाती हैं। उद्यान कृषि का मतलब क्या है? उद्यान कृषि का मतलब होता है फल और सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि का ये मतलब है। सुनहरा रेशा क्या होता है? सुनहरा रेशा है जो पटसन को कहा जाता है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है जो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। फिर आपको कारण बताना है इसमें और अंतर स्पष्ट करना है इसमें आपके प्राथमिक क्रिया और आपके तृतीय क्रिया में और निर्वाह कृषि और गहन कृषि में आपको अंतर स्पष्ट। फिर आपके चौथा पार्ट है उद्योग वाला। तो उद्योग में आपके जो द्वितीय के जो क्रियाकलाप होता है इसको विनिर्माण के रूप में जाना जाता है। उद्योग का मतलब वो होता है जिसमें जो आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो ये आप नाम याद रखिए इसमें। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर जो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कृषि उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, समुद्र आधारित उद्योग है और वन आधारित उद्योग हो जाएगा। फिर आपके हैं खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और आकार के आधार पर दो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। इसके बाद में जो स्वामित्व के आधार पर जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये स्वामित्व के आधार पर जो निजी क्षेत्र के होते हैं, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के होते हैं और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योगों का स्वामित्व जो सरकार संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। फिर आपके अगला प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये प्रमुख कारक है संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। ये सभी जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। लौह इस्पात उद्योग जो है इसको लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि हम लगभग सारी वस्तुएं जिसका उपयोग करते हैं वो या तो लोहा होगा या फिर इस्पात से बना होगा और सभी धातु से निर्मित औजारों में, मशीनों में जो लोहे का या इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। जोकापट्टी में लोहा से इस्पात बनने की जो प्रक्रिया काम में ली जाती है। फिर आपका इसमें जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो भारत में जो एक जो टिस्को था, इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इस्पात का कारखाना खोला गया था स्वतंत्रता से पहले और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद में यह कार्य जो सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। लौह इस्पात का जो संयंत्र स्थापित किया गया था झारखंड में जो सोन रेखा और खरके नदी है इसके संगम पर एक स्थान है सागची। इसमें जो 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी और सागची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। और जमशेदपुर भौगोलिक दृष्टि से देश के लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। फिर आपको इसमें उद्योग शब्द का अर्थ बताना। तो उद्योग की परिभाषा हमने देख ली ऊपर और वे कौन से तत्व जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वो सारे तत्व कच्चे माल, भूमि, श्रम, शक्ति, परिवहन, बाजार, ये सभी नाम आप उसमें याद रखेंगे। और कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग इसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट पार्ट है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन जो पार्ट है इसमें आपके जो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें दे रखी हैं इनका आपको अच्छे से नाम याद करना है। एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब लागू किया गया था? तो इसको जो 2015 में 1 करोड़ भारतीयों को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। 2015 आपको याद रखना है PKVY। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति पृथ्वी के ऊपर जो
एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं और यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात जो पूर्व एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें आप नाम लिखेंगे स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, ये सभी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। खनिज हैं, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारण में आप आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, ये सभी आप इसमें लिखेंगे। फिर आता है जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्मों पर जो साधारण दर को आंका जाता है वो जन्म दर होती है, अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है जन्म दर में, और मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो मृतकों की संख्या को मृत्यु दर में मापा जाता है। और प्रवास क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का आने जाने को प्रवास कहा जाता है। और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो पहला प्रश्न आपका ये कि जनसंख्या वितरण से जनसंख्या वितरण शब्द का क्या अर्थ है। जनसंख्या वितरण शब्द का आपको इसमें अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों का जो वितरित रूप होता है इसको जनसंख्या वितरण कहा जाता है। और वे 3 प्रमुख कारक जो जनसंख्या में परिवर्तन का कारक होते हैं, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास इसका उत्तर रहेगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। और अगला प्रश्न है कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6 अरब हो गई थी। और जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है, तो जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी जो निरूपण होता है उसको जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति में दे रखा है ये कि यह जब लोग किसी क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तब यह जो घना बसा हुआ होता है, और जब इससे प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। तो ये सभी नाम आप इसमें लिखेंगे।